Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 27th of May 2021, Thursday. Inspiration of the day is don't cry because it's over, smile because it happened. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. Government to WhatsApp, right to privacy is not absolute. यूज़र्स प्राइवेसी और डेटा प्राइवेसी को लेकर के गवर्नमेंट और डिफरेंट सोशल मीडिया जो कंपनीज हैं उनके बीच में हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है। रिसेंटली व्हाट्सएप और गवर्नमेंट के बीच में एक नया इशू इमर्ज हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं, स्पेशली जो मैसेंजर एप्लीकेशंस हैं, दे वर्क पॉजिटिवली एज वेल एज निगेटिवली। कई बार ऐसा होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि इंस्टिगेट करने वाले फॉल्स या रॉइट्स क्रिएट करने वाले मैसेज फॉरवर्ड होते हैं। तो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कई सारे रूल्स और रेगुलेशन को लाती रहती है इन ऑर्डर टू कर्ब दोज फेक मैसेजेस एंड हेट स्पीचेस। और डेफिनेटली इस काम को करने के लिए कहीं ना कहीं डेटा की प्राइवेसी भी हॉल्ट होती है, यूज़र्स की प्राइवेसी भी हॉल्ट होती है। तो इस चीज़ों को लेकर के हमेशा से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेंजर एप्लीकेशंस के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट रहता है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एंड टू एंड एनक्रिप्शन को ब्रेक करने का जो रूल दिया था उसके अगेंस्ट व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में गया था। और व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा था कि जो गवर्नमेंट का नया रूल आया है जिसमें गवर्नमेंट एंड टू एंड एनक्रिप्शन को वॉयलेट करना चाहती है, इससे यूज़र्स की जो प्राइवेसी है वो हॉल्ट होगी। अभी अगर आप मैसेज करते होंगे व्हाट्सएप पे तो लिख कर आता होगा कि योर मैसेज इज इनक्रिप्टेड एंड सिक्योर विद व्हाट्सएप एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एंड नो थर्ड पार्टी कैन रीड इट। बेसिकली इनक्रिप्शन का मतलब होता है हाइड किया हुआ। हाइड किया हुआ मतलब जिसने जिसको भेजा है केवल सेंडर और रिसीवर ही जान सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं मैसेज को। थर्ड कोई भी पार्टी उसमें किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं कर सकती। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रूल लाया था कि जो ऐसे फॉल्स मैसेजेस हैं जो उनको जनरेट करते हैं, जो हेट स्पीचेस को प्रोपोगेट करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द जुडिशियल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया और मैसेंजर एप्लीकेशन। बट डेफिनेटली अगर ये काम करना है तो गवर्नमेंट को एंड टू एंड एनक्रिप्शन को ब्रेक करने का राइट होना चाहिए। इट मीन्स गवर्नमेंट वांट्स द राइट टू इंटरवेन इनटू द प्राइवेट चैट ऑफ टू इंडिविजुअल्स और टू यूजर्स ऑफ दिस मैसेंजर एप्लीकेशन। और इसी को लेकर के जो व्हाट्सएप है वो दिल्ली हाई कोर्ट में गया था कि दिस पर्टिकुलर रूल that would require it to break end-to-end encryption and said it respect the right to privacy and has no intention to violate it। गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो है कॉम्प्लायंस को भी इंश्योर करना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए, सोसाइटी में लीगल कॉम्प्लायंस को इशू करने के लिए ये ज़रूर गवर्नमेंट का इंटेंशन राइट टू प्राइवेसी या किसी के भी प्राइवेट इश्यूज़ पर इंटरवीन करना नहीं है। बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट भी इंश्योर करनी पड़ती है कि सोसाइटी में किसी भी तरह के रॉइट्स जनरेट ना हो या किसी भी तरह की फेक इन्फॉर्मेशन प्रोपोगेट ना हो और सोसाइटी में इंटीग्रिटी और काम बना रहे। और उसके लिए जो भी मैसेज अगर फेक मैसेज कोई फॉरवर्ड हो रहा है तो उसके फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम जानना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू ट्रैक द क्राइम। डेफिनेटली अगर फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम जानना है तो गवर्नमेंट के पास एंड टू एंड जो इनक्रिप्शन के राइट हैं, एंड टू एंड जो इनक्रिप्शन है उसको ब्रेक करने का राइट होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर रूल प्रोपोगेट किया। और अगर आपको याद हो, आप रेगुलरली फॉलो करते हो डिस्कशन, तो आपको पता होगा कि फेसबुक के साथ भी ये इशू हो चुका था, ट्विटर के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इशू हो चुका है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्विटर को स्पेसिफाई करती है कि पर्टिकुलर अकाउंट को डिलीट कर दो या पर्टिकुलर मैसेज को डिलीट कर दो जो कि एंटी गवर्नमेंट होते हैं, जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स डेवलप करते हैं। इसी तरह फेसबुक में भी कई बार फेसबुक से भी यूजर्स का डेटा मांगा है गवर्नमेंट ने, जिसको लेकर के फेसबुक ने भी आपत्ति जताई थी कि दिस टाइप ऑफ encroachment into privacy may halt the right of privacy of the Facebook users। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बात तो राइट ऑफ प्राइवेसी इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है राइट ऑफ प्राइवेसी को, बट कहीं भी
राइट ऑफ प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट का दर्जा या स्टेटस नहीं दिया गया है, ऑल्दो इट इज़ अ लीगल राइट but not a fundamental rights. And definitely if these are not a fundamental right, right to privacy is not a fundamental right, it definitely is not absolute. If it is not absolute, it is subject to the reasonable restriction, and this particular rules comes as a reasonable restriction. अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कोई ऐसा फेक मैसेज फॉरवर्ड हुआ है या कोई ऐसा इंस्टिगेट करने वाला मैसेज फॉरवर्ड हुआ है सोसाइटी में, तो गवर्नमेंट शुड हैव अ कंप्लीट राइट टू ब्रेक एंड टू एंड एनक्रिप्शन एंड सी द real or the first originator of the message, so that this particular crime can be curbed and society will not suffer from these types of fake messages. So it is very important to note that such an order to trace the first originator under rule 4.2 4 clause 2 of the said guidelines shall be passed only for the purpose of prevention, investigation, punishment, and etc. of inter alia an offence relating to the sovereignty, integrity, and security of India, as well as public order, incitement to an offence relating to rape, sexual explicit material, child sexual abuse, punishable with imprisonments for not less than 5 years. तो गवर्नमेंट ने बहुत क्लेरिफाई कर दिया कि ये हर केस में एंड टू एंड एनक्रिप्शन को ब्रेक करने का रूल राइट नहीं चाहती, बट इन सर्टेन केसेस, कौन कौन से केसेस हैं, जस्ट लाइक रेप, सेक्शुअल एक्सप्लिसिट मटेरियल, चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज मटेरियल, ऐसे सारे मैसेजेस या ऐसे सारे क्राइम जो कि एटलीस्ट 5 साल के लिए पनिशेबल है, तो उन केसेस में गवर्नमेंट राइट चाहती है, इंटरवेंशन चाहती है कि वो एंड टू एंड एनक्रिप्शन को ब्रेक करके जो मैसेज का कंटेंट का फर्स्ट क्रिएटर है, ओरिजिनेटर है, उसको कैप्चर कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके। और डेफिनेटली अगर ये आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाएगी। तो जो भी इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करते हैं, चाहे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी सेक्सुअल कंटेंट को से रिलेटेड हो, रेप से रिलेटेड हो, उनको पकड़ा जा सकेगा। डेफिनेटली जब इंडिविजुअल्स को पता ही नहीं है, जो मैसेज क्रिएट कर रहे हैं उनको पता है, जानते हैं वो कि उनको पकड़ा ही नहीं जा सकेगा कभी, तो वो किसी भी तरह के मैसेज विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, इवन फेक मैसेज भी क्रिएट कर सकते हैं। बट वंस इंडिविजुअल नो इन देयर सबकॉन्शियस माइंड, को पता है कि जो अगर कोई मैसेज वैसा क्रिएट करेंगे, फेक न्यूज़ क्रिएट करेंगे, कोई पोर्नोग्राफी रिलेटेड मैसेज क्रिएट करेंगे, तो उनको पकड़ा जा सकता है। जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनको ट्रैक कर सकती हैं, ट्रेस कर सकती हैं। तो इस केस में जो भी इस तरह के मैसेज ओरिजिनेट करते हैं, डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लायंस फॉलो करेंगे, उनके माइंड में थोड़ा सा डर रहेगा कि दे आर ट्रेसेबल, दे कैन बी ट्रैक बाय गवर्नमेंट एजेंसी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये नया रूल प्रोपोगेट किया था, बट व्हाट्सएप इसके अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में मूव कर दिया। जहाँ पर अभी गवर्नमेंट को अपना साइड रखना था, तो गवर्नमेंट ने अपना बहुत क्लियर साइड रखा है कि सारे केसेस में गवर्नमेंट एंड टू एंड एनक्रिप्शन को ब्रेक नहीं करेगी, केवल उन्हीं केसेस में। बट ये देखने में तो बहुत सीधा सा लगता है, लेकिन इसका अदर साइड भी है। कभी कभी गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, वो इस पर्टिकुलर राइट का मिसयूज कर सकती है इन ऑर्डर टू ट्रैक द मैसेज, इन ऑर्डर टू ट्रैक द इंफॉर्मेशन बिटवीन देयर opponent parties, between their opponent candidates, or even sometime they can misuse this for creating the false information or false attitude among the society. तो इस particular right के दोनों ही साइड हैं। It depends on the intention of the government कि गवर्नमेंट इसको कैसे यूज़ करना चाहती है। Once government will get the right, वो चाहे इस पर्टिकुलर क्राइम को रोकने के लिए, पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, किसी फॉल्स या फेक मैसेजेस को रोकने के लिए करे, चाहे वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए करे, and that is why it is a tricky issue. And apart from this side, even the government asked all the social media companies to report their status on compliance with new rules which kicked in फ्रॉम वेडनेसडे। तो वेडनेसडे से जितने भी जो नए रूल्स आए थे, गाइडलाइंस आई थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कि उनको ये करना है, और हमने डिस्कस भी किया था जब इनिशियली ये रूल्स आए थे, हमने वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है कि क्या क्या रूल्स आए थे।
तो बाकी सारे रूल्स पर तो सोशल मीडिया कंपनीज को कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन जो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को ब्रेक करने का जो राइट है, इसको लेकर के व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट कहता, तो जहाँ पर गवर्नमेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये रखा। तो इंक्रिप्शन बैटल जो है बेसिकली इशू क्या है, अंडर द न्यू रूल गवर्नमेंट कैन आस्क सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैविंग 5 मिलियन यूजर्स टू इनेबल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द प्रॉब्लमैटिक कंटेंट। और प्रॉब्लमैटिक कंटेंट में कुछ भी हो सकता है, द डेफिनेशन इज सो वेग, गवर्नमेंट समटाइम मिसयूज दिस डेफिनेशन और कैन मिसयूज दिस डेफिनेशन। So this is the WhatsApp contention. This impacts the end-to-end encryption of message and definitely invasion of the privacy of the users. और व्हाट्सएप का कहना है कि अगर व्हाट्सएप इनेबल कर देता है दिस पर्टिकुलर एंड टू एंड इनक्रप्शन को ब्रेक करने का राइट, सो दिस इनेबल द SSMIs will have to build a mechanism to permit tracing of every communication sent to India। फिर गवर्नमेंट के पास राइट है कि गवर्नमेंट अपनी विजडम से, अपने कन्विक्शन से जिस भी कम्युनिकेशन को चाहेगी यूज़ करेगी और ब्रेक करके ट्रेस करेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि गवर्नमेंट में जितने भी बैठे होंगे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में जितने भी बैठे होंगे, उन सबका इंटेंशन अच्छा ही होगा, बट गवर्नमेंट का साइड है इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ प्राइवेसी इज सब्जेक्टेड टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। और जो गवर्नमेंट के साइड्स हैं, वो जो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है। हालांकि गवर्नमेंट ने ये श्योर किया है कि गवर्नमेंट विल नॉट यूज इट्स अनप्रोपोर्शनली, गवर्नमेंट विल यूज इज एज अ लास्ट रिजॉर्ट मेजर। जब कब कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा, डेफिनेटली देन ओनली गवर्नमेंट विल यूज दिस एंड टू एंड एन्क्रिप्शन ब्रेकिंग राइट। और अगर व्हाट्सएप नहीं चाहता या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं चाहता गवर्नमेंट को राइट देता, तो दे शुड आइडेंटिफाई सच टेक्निकल सोल्यूशन की इस तरह के मैसेज जो आ रहे हैं उनके प्लेटफॉर्म पे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। अगर आप नहीं चाहते कि इस तरह का राइट आप गवर्नमेंट को डेलीगेट नहीं करना चाहते, तो दैट क्रिएट सच टेक्निकल सोल्यूशन कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस तरह का कोई भी हेट कंटेंट, हेट स्पीच या रेप या पोर्नोग्राफी रिलेटेड कंटेंट आता है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, वो आगे फॉरवर्ड ही ना हो। हालांकि इस तरह का भी टेक्निकल सोल्यूशन आया नहीं है, बट दिस इज द साइड ऑफ गवर्नमेंट। अब दिल्ली हाई कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, ये फ्यूचर की बात है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 4। जीएसटी शॉर्टफॉल, गवर्नमेंट सीज बोरोइंग ऑफ ₹1.6 ट्रिलियन। ये न्यूज़ भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जून के मंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट इज एंटिसिपेटिंग कि जो भी जीएसटी का कलेक्शन होगा वो 1 ट्रिलियन से कम होगा, और स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 ट्रिलियन का पैसा गवर्नमेंट के पास होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन। और डेफिनेटली हमने डिस्कस किया था कि 1.6 से लेकर के 2 ट्रिलियन तक का शॉर्टफॉल सेंट्रल गवर्नमेंट को फेस करना पड़ेगा। और हमने एंटिसिपेट भी किया था कि शायद सेंट्रल गवर्नमेंट मार्केट बोरोइंग के लिए जा सकती है। सो यूनियन गवर्नमेंट हैज़ नाउ प्रपोज द market borrowing of 1.58 trillion in the current fiscal year, that is fiscal year 22, and definitely to compensate the states for GST revenue shortfall. And this will be the second straight year for additional borrowing, as if you remember in 2021 government has also borrowed the money from the market in order to compensate to the states। पहले तो स्टेट्स को ऑप्शन दिया गया था कि वो बोरो कर लें, लेटर ऑन फिर स्टेट्स ने कहा था कि सेंटर बोरो करके हमें पैसा दे, तो किया था सेकेंड। और इसका सीधा सीधा जो रीज़न है वो कोविड-19 है। दिस इज द सेकेंड स्ट्रेट ईयर जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एडिशनल बोरोइंग कर रही है इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स। तो इस बार का जो जीएसटी कलेक्शन है वो सेंटर ने पैक्ट किया था अप्रॉक्सीमेटली 2.7 ट्रिलियन का, जिसमें 1.1 ट्रिलियन इज एक्सपेक्टेड टू बी मेट थ्रू द सेस कलेक्शन। और अगर ग्रोथ की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन अगर हमने डिस्कस किया था, आपको याद, हमने क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट इस पर जब इस न्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने % ग्रोथ रेट एंटिसिपेट करती है सेंटर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल रिवेन्यू कलेक्शन फॉर स्टेट्स। तो 14% का जो होता है वो ग्रोथ रेट कंसीडर किया जाता है ईयर बाई ईयर, कि इस बार अगर 100 रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं तो नेक्स्ट 100 रुपीज़ का कलेक्शन रहा है तो नेक्स्ट जो ईयर होगा फाइनेंशियल ईयर उसमें स्टेट्स का जो रिवेन्यू कलेक्शन होगा, जीएसटी रिवेन्यू कलेक्शन, वो 114 होना चाहिए। और जो बेस ईयर है वो 15 है, 16 है, उसके बेसिस पर ग्रोथ कैलकुलेट करी जाती है। और
ये एंटिसिपेट किया जाता है कि इतना रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए स्टेट्स का, और अगर उतना नहीं होता है तो ये माना जाता है कि स्टेट्स को लॉस हुआ है और उसको सेंटर उसकी भरपाई करती है, उसको कॉम्पनसेट करती है। लेकिन लास्ट ईयर अ रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 7% हैज़ बीन अज्यूम्ड, नॉट 14%। क्यों 7% अज्यूम करी थी? डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द कोविड-19, बिकॉज ऑफ द शॉर्टफॉल एंड बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स, and these estimates will be put before the GST Council on Friday for a decision on whether the borrowing arrangement of the last year involving back-to-back loans to the state can be extended to the current year as well. तो अभी किस तरह से गवर्नमेंट जाएगी? क्या स्टेट्स को पिछली बार की तरह बैक टू बैक बोरोइंग करने का ऑप्शन देगी या सेंटर खुद बोरो करके लोन को डिसबर्स करेगी? तो इसका पूरा जो डिसीजन होना है वो जो फ्राइडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि जीएसटी में रिकवरी, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में रिकवरी एंटिसिपेट नहीं कर रही है गवर्नमेंट। पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल ज़्यादा रिकवरी एंटिसिपेट की जा रही है, बट जो स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है उसमें फिर भी शॉर्टफॉल रहेगा, सेंटर को बोरो करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द डेटा। अगर हम देखें डेटा for financial year 21 and for financial year 22. So this was the compensation payable by the central government, this was the cess availability, and this is the amount of market borrowing. So जो ग्रे बार है ये फाइनेंशियल ईयर 21 का डेटा है, जो ब्लैक बार है ये फाइनेंशियल ईयर 22 का एंटिसिपेट फोरकास्ट डेटा है कि ऐसा होगा, ऐसा एंटिसिपेट किया गया, इतना अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो पिछले साल के कंपैरिजन में डेफिनेटली ज़्यादा कंपनसेशन पेबल है स्टेट्स गवर्नमेंट को। सेस कलेक्शन भी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है कि पिछली बार 70,000 सेस कलेक्शन हुआ था तो इस बार सेस कलेक्शन भी जून के मंथ में ज़्यादा होगा, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि पेबल अमाउंट भी ज़्यादा है तो मार्केट बोरोइंग भी सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर स्टेट्स की बात करें, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर 21 में किस स्टेट ने स्पेशल बोरोइंग स्कीम के थ्रू सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन रिसीव किया था? तो वो था कर्नाटका एंड फॉलोड बाई महाराष्ट्र। तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात वर द टॉप 3 स्टेट्स जिन्होंने स्पेशल बोरोइंग स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव किया था। और इस बार जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है उसमें भी यही डिसाइड होना है कि जो ये स्पेशल बोरोइंग स्कीम जो फाइनेंशियल ईयर 21 में थी, क्या इसको फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, सो स्टेट्स के को जो कॉम्पनसेशन शॉर्टफॉल हो रहा है वो मीट आउट हो सके। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 6। प्रीमियम फॉर स्टाफ इंश्योरेंस में राइज। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो कि कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद रिन्यूअल में आएंगी, ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसी जिनका अब सेकेंड वेव के बाद रिन्यूअल होना है, उन सारी पॉलिसीज़ पर अब हायर प्रीमियम देना होगा एज पर द इंश्योरर्स। So the premium for group health insurance policy has gone up marginally for companies on a case-to-case basis, and that is based on the claim experienced by the company insurers in the preceding years. Group insurance क्या होता है? Basically group insurance होता है कि जब सोशल सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट करने के लिए जब एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉय को इंश्योरेंस देते हैं तो वो ग्रुप इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, रादर देन हर एक एम्प्लॉय को एक सेपरेट इंश्योरेंस देने की जगह जो एम्प्लॉयर होता है वो इंश्योरेंस कंपनी से ग्रुप इंश्योरेंस खरीद लेता है कि जो भी उसके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं सबको सबका इकट्ठे इंस्टॉलमेंट देना और जितने भी एम्प्लॉयज़ दे ऑल विल बी इंश्योर्ड। तो अभी कोविड-19 की वजह से क्या हुआ? कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा क्लेम हुए, बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस को लेकर, क्योंकि डेथ पेनल्टीज मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हाई थी, मेडिकल जो सर्विसेज थी, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अपना इंश्योरेंस क्लेम किया, अपने इंश्योरेंस से क्लेम रिम्बर्स किया फॉर देयर मेडिकल सर्विसेज, एंड अगर किसी की डिजीज की डेथ हो गई तो उसने उस केस में अपने इंश्योरेंस को क्लेम किया। तो इस इंक्रीज्ड क्लेम की वजह से जो इंश्योरर्स हैं, जो कंपनीज हैं, नाउ दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द प्रीमियम फॉर द नेक्स्ट रिन्यूएबल। तो कोविड-19 के बाद अब जितने भी ग्रुप इंश्योरेंस जो हैं वो रिन्यू होंगे, एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। So companies that renewed their group health insurance policies in April did not see a substantial hike in premium because in the first wave of COVID, hospitalization rates were low compared to what they are now. Hence, the impact of COVID claims was not very drastic. हालांकि कुछ का ये कहना है कि कोविड का इम्पैक्ट ऐसा देखने को नहीं मिला, हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो मेडिकल सर्विसेज को अवेल करने का रेट था वो
कम होगा। कोविड-19 के फर्स्ट में इतना ज़्यादा नहीं था, तो कंपनीज़ ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि जो अप्रैल में, जो अभी इस बार अप्रैल मंथ में जो रिन्यू हुए हैं, तो उसमें उन्होंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि जो सेकेंड वेव में हॉस्पिटलाइजेशन रेट इतना बढ़ जाएगा या मेडिकल सर्विसेज को अवेल करने का रेट इतना बढ़ जाएगा। तो जो भी ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम थी उसमें नॉर्मल प्रीमियम लिया गया था, बट अब इसके बाद, जो कि डेफिनेटली हुआ तो बिल्कुल ही उल्टा, इस पर्टिकुलर सेकेंड वेव में जो नॉर्मल क्लेम्स हैं और जो कोविड रिलेटेड क्लेम्स हैं, दे आर एक्चुअली रनिंग इन पैरेलल, विच वाज नॉट द केस इन द फर्स्ट वन, जो कि फर्स्ट जो कोविड की वेव थी उसमें ऐसा केस नहीं था। तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट इतना बढ़ गया, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए कि जो भी एम्प्लॉयज़ थे, जो ग्रुप इंश्योरेंस के तहत जो भी एम्प्लॉयज़ इंश्योर्ड थे, उन्होंने अपने क्लेम सेटल करने शुरू कर दिए। तो इसको देखते हुए जो भी इंश्योरेंस कंपनीज, उन्होंने बोला है कि अब अगली बार जो भी रिन्यूएबल होगा पॉलिसीज़ का, स्पेशली ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनमें, तो कंपनीज मतलब एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। Group health pricing is a function of claim. If the claims goes up, the definitely the premium will go up and vice versa. तो claims are going up because of the COVID-19 second wave. Minded student, first wave में इतना hospitalization rate नहीं था, जिसकी वजह से first wave के बाद भी जो insurance companies थी उन्होंने group health insurance में ज़्यादा premium increase नहीं किया था, but COVID second के बाद सबने declare कर दिया they are now going to increase the premium for their group health insurance. So this is the premium collected under group health. ये जनरल इंश्योरेंस है, एंड दिस इज स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस। बेसिकली होता क्या है ग्रुप इंश्योरेंस में, मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉयर है, उसने 10 एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, एज पर द सोशल सिक्योरिटी लॉ, लेबर लॉस, उसको इंश्योरेंस देना है, मेडिकल इंश्योरेंस देना है अपने एम्प्लॉयज़ को। तो सबके, या तो वो सबके लिए सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे, या कंपनीज ऑफर करती हैं कि आप ग्रुप इंश्योरेंस ले लीजिए, तो आपके जितने भी एम्प्लॉय हों सब ग्रुप इंश्योरेंस के तहत कवर हो जाएंगे। तो इसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है, थोड़ा सा टेक्निकल जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाती है। तो ये बेसिकली ग्रुप इंश्योरेंस होता है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। फुटवेयर गारमेंट्स में अट्रैक्ट हायर जीएसटीज। तो आगे आने वाली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हो सकता है जो फुटवेयर और जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, अटायर हैं, उनका जीएसटी रेट बढ़ा दिया जाए। तो GST Council is expected to take up correcting the inverted duty structure into its meeting on फ्राइडे। और जैसे ही ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को करेक्ट किया जाएगा, डेफिनेटली फुटवेयर एंड गारमेंट विल अट्रैक्ट द हायर जीएसटी। अभी करंट जो प्रिवेलिंग जीएसटी रेट है, एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट है, वो कितना है? फुटवेयर अगर 1,000 से कम है तो 5% का जीएसटी रेट है। रेडीमेड गारमेंट्स में भी 5% का जीएसटी रेट है। मैन मेड जो फाइबर्स हैं उसमें 18% का जीएसटी रेट है। अपार्ट फ्रॉम डाइंग सर्विसेज एंड अदर फैब्रिक्स, सब पे 5% का जीएसटी रेट है। और प्रपोज कितना है? किया जा रहा है? 12% का प्रपोजल है। तो अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो जूते, चप्पल, कपड़े सब आगे आने वाले टाइम में महंगे होने वाले हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। सेबी प्लान्स टू शील्ड स्मॉल इन्वेस्टर्स फ्रॉम risky IPO. Security and Exchange Board of India is now considering the concept of institutional investors only IPO. Definitely. और क्यों investors only IPO, institutional investors only IPO? Definitely to shield the small investors जो अपना बहुत hard earned money IPO में या शेयर मार्केट में लगाते हैं, जानते हुए भी कि बहुत रिस्की है। तो ऐसे IPOs, जो कि ऐसी कंपनीज जो IPO इस समय ला रही हैं, और इस समय कंपनीज ज़्यादा IPO लाने की कोशिश करेंगी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की वजह से फंड की सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो कंपनीज विल ट्राई टू गो फॉर मार्केट बोरोइंग, एंड ऐसी बहुत सी कंपनीज, प्राइवेट कंपनी जो पहले पब्लिक नहीं थी, वो अब इस समय IPO इशू करना चाहेंगी इन ऑर्डर टू रेज द फंड फ्रॉम द मार्केट। और हो सकता है ऐसी कंपनीज को भी ग्रीन सिग्नल मिलने जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, या जिनके IPO बहुत ज़्यादा रिस्की होंगे। तो जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनको शील्ड करने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए फ्रॉम रिस्की IPOs, सेबी इज नाउ कंसिडरिंग द कंसेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओनली IPO। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओनली IPO मीन्स ऐसे IPO जिसमें केवल और केवल बड़े या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स या स्मॉल इन्वेस्टर्स को उसमें इन्वेस्ट करना या उन IPOs को खरीदना अलाउ नहीं होगा। तो ऐसी लॉस मेकिंग कंपनीज जैसे कि फूड डिलीवरी कंपनीज, जोमेटोज हो गए, जो एक टैप पे पब्लिक मार्केट में जा रहे हैं, ऐसी कंपनीज से
सिक्योर करने के लिए, स्मॉल इन्वेस्टर्स को उनके राइट को सेफ गार्ड करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी इज नाउ थिंकिंग ऑफ more and more deliberation and going for more and more deliberation and thinking about more and more steps that how the different rules can actually safeguard the interest before it allow the loss making companies टू गो फॉर IPO, क्योंकि इस समय सेबी भी शायद बहुत ज़्यादा IPO को क्लियरेंस देगी। क्यों? कोविड-19 की वजह से मार्केट में फंड नहीं है, तो जोमेटो जैसी कंपनीज भी जो कि लॉस मेकिंग कंपनीज हम सभी को पता है अभी IPO के लिए जाएंगी, और अगर इस तरह की लॉस मेकिंग या लेस परफॉर्मेंस वाली कंपनी IPO के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली उनका IPO, उनका शेयर जो है, उनका स्टॉक जो है वो बहुत रिस्की है। बट कई बार जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उस रिस्क की या इंटेंसिटी या डिग्री ऑफ रिस्क की अवेयरनेस नहीं होती है। उनको तो लगता है अरे जोमेटो का IPO आया, लेट्स बाई इट, बट एक्चुअल में जोमेटो इज अ लॉस मेकिंग कंपनी। तो इस तरह से लॉस मेकिंग जो कंपनीज उनके IPOs को रोकने के लिए सेबी इज प्लानिंग फॉर सच सेफ्टी नेट फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स। अभी क्या है, अभी जो डोमेस्टिक IPO होता है उसमें 2 इक्वल ब्रॉड कोटा होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इसके बाद जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें भी फर्दर डिवाइडेड होता है 70:3 में, जिसमें रिटेल और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स में डिवाइड होता है। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन था। पहले जो भी IPO आएगा वो इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में सेल होगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में भी फिर फर्दर टाइप होता है, एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, एक स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल, जिनको रिटेल इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है। हालांकि टाइम टू टाइम जो सेबी है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए, यहाँ पर स्मॉल इन्वेस्टर्स को सेव करने के लिए सेबी टाइम टू टाइम 2012 में भी एक रूल लाई थी सेबी, जिसमें जो कोटा था रिटेल इन्वेस्टर्स का 35% से डिक्रीज करके 10% तक ला दिया गया था कि IPO में जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो 10% तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे राइट्स टाइम टू टाइम से भी लाती रहती है इन ऑर्डर टू सिक्योर एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। And this particular graph indicates the IPO quota for profitable companies and for loss making entities. अगर हम देखें तो प्रॉफिटेबल कंपनी अगर कोई IPO के लिए जा रही है तो उसमें 50% कोटा जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होता है, 50% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होता है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें 15% हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का होता है और 35% रिटेल जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका होता है। अगर कोई लॉस मेकिंग एंटिटी IPO के लिए जा रही है तो उसमें 75% जो कोटा होता है दैट इज फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और जो रिमेनिंग होता है उस जो रिमेनिंग में 10% रिटेल इन्वेस्टर्स का और 15% हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल का। तो इस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा करके कोटा डिवाइड करके जो सेबी होती है वो स्मॉल इन्वेस्टर्स को रिस्की स्टॉक्स से एक्सपोज होने से रोकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इज ह्यूज। PM हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है और रिकॉग्नाइज किया है कि सेकेंड कोविड-19 का भी इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी पर रहा है। और अगर हम टोटल ओवरऑल इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इज ह्यूज ऑन द इंडिया एंड वर्ल्ड विल नॉट be the same after the virus recede। even वायरस के जाने के बाद भी not only India, the world will not be same। बहुत सारी अब जो पहले चीज़ें नॉर्मल थी अब वो न्यू नॉर्मल के फॉर्म में आगे आएंगी। तो somewhere PM has recognized this, so it's not a very big news, but हाँ अगर देश का प्राइम मिनिस्टर रिकॉग्नाइज कर रहा है इस चीज़ को कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है तो itself it has a implication on other sector, on other factors. So that's all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.